हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सामाजिक नियंत्रण। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांतों के बारे में, जो अलग अलग समाजशास्त्री ने अपने अनुसार सिद्धांत को दिया है। पहले समाजशास्त्री है रॉस। रॉस का सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत, जो कि 1901 में सोशल कंट्रोलर नामक पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण संबंधित अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया। रॉस सामाजिक नियंत्रण में विश्वास की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। विश्वास चाहे किसी भी रूप में हो, लोगों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है और साथ ही इसका प्रभाव सर्वव्यापी होता है। रॉस ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए सभी समाजों को दो भागों में बांटा। पहला प्राकृतिक समाज और दूसरा वर्ग पर आधारित समाज। देखिए, प्राकृतिक समाज से रॉस का तात्पर्य ऐसे समाज से है जहां मानव की जो नैसर्गिक क्रियाओं पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी ओर जो वर्ग पर आधारित समाज है, इनमें शक्तिशाली और साधन संपन्न वर्गों द्वारा अन्य वर्गों या फिर लोगों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। साथ ही देखिए, रॉस जी का ये मानना है कि प्राथमिक और सरल समाजों में जो प्राकृतिक समाज के प्रतिनिधि हैं, उस सामाजिक नियंत्रण की उनको उतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ज्यों ज्यों सामाजिक जटिलता बढ़ती जाती है, समाज में अलग अलग संस्थाएं वो भी बढ़ती हैं और वैसे वैसे वर्ग नियंत्रण की जो आवश्यकता है वो भी महसूस की जाने लगती है। और इस आवश्यकता के कारण ही आज जटिल समाजों में राज्य ही सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। फिर भी विश्वास का महत्व राज्य से कहीं अधिक है और ये समाज में देखा भी जाता है। ये विश्वास धर्म, प्रथाओं, आदर्शों, उत्सवों आदि के रूप में व्यक्त होते हैं। विश्वास ही लोगों में सहानुभूति, न्याय, सामाजिकता और बदले की भावना पैदा करते हैं। ये भावनाएं ही सामाजिक नियंत्रण की आधार और साधन भी है। रॉस ने सामाजिक नियंत्रण के अलग अलग साधन जैसे प्रथा, धर्म, कानून, सुझाव, कला, उत्सव आदि का उन्होंने उल्लेख भी किया है अपने पुस्तक में। साथ ही रॉस ने इस बात से भी साफ इनकार किया है कि मानवीय व्यवहार पर अलौकिक शक्तियों और भूतों प्रेतों का कोई नियंत्रण होता है। रॉस का मानना है कि मानवीय व्यवहार वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों और तत्कालीन दशाओं से ही प्रभावित होते हैं। सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत के अंतर्गत दूसरे समाजशास्त्री हैं हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक नियंत्रण से संबंधित अपने विचार अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में व्यक्त किया है। उनका मानना है कि समाज की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। समाज से अलग होकर व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो संभव नहीं है। मानव को प्रकृति से संघर्ष करने के लिए ही समाज की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, जो आजीवन समाज की व्यवस्थाओं के नियंत्रण में जिसके कारण रहना पड़ता है उसे। स्पेंसर ने धर्म, प्रथा, सरकार और नैतिकता को सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन माना है, जिनके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों पर अंकुश और नियंत्रण रखता है। अमेरिकी समाजशास्त्री कुले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचुरल एंड द सोशल ऑर्डर में सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा यानी प्राकृतिक साधनों आदि पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुले का मानना है कि छोटे और बड़े आदिम या फिर आधुनिक सभी समाजों में सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। कुले ने सामाजिक नियंत्रण से संबंधित अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए ही आत्मा, सामाजिक सहभागिता, समाजीकरण आदि शब्दों का विशेष प्रयोग किया है। कुले का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता अपने आत्मा का विकास करना है। आत्मा के विकास के लिए ही व्यक्ति की सामाजिक सहभागिता और उसका समाजीकरण आवश्यक है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो सामाजिक कार्यों में भाग लेकर और सामाजिक सीख के द्वारा ही व्यक्ति अपने आत्मा का विकास करता है। सामाजिक कार्यों के भाग न लेने पर न तो आत्मा का विकास होता है और न ही सामाजिकरण। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक सहभागिता और समाजीकरण में वृद्धि की जाती है। जो समूह और संस्थाएं इस कार्य में सहयोग देते हैं, वे सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण या साधन कहे जाते हैं। कुले सामाजिक नियंत्रण के प्राथमिक साधनों जैसे परिवार, पड़ोस और मित्र मंडल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इनमें व्यक्ति के संबंध घनिष्ठ और आमने सामने के सहयोग पर आधारित होते हैं। यानी
कुले जी का ये मानना है कि कहीं न कहीं जो ये प्राथमिक समूह हैं, यही व्यक्ति को मिलजुल कर रहना सिखाते हैं और उनकी आत्मा के विकास और जो समाजीकरण है, इसमें योगदान देते हैं। तो इस तरह से कुले जी ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत प्राथमिक समूह को ज़्यादा महत्व दिया है। अब हम सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत के अंतर्गत दुर्खिम जी के सिद्धांत को देखेंगे। देखिए, दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से प्रकट किया। उनकी मान्यता की थी कि समाज के अलग अलग हितों वाले समूहों का समाजीकरण करने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब हम किसी चीज़ को मानते हैं, जैसे उनकी ये मान्यता है कि समाज के अलग अलग हितों वाले समूह का समाजीकरण करने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है, उसी तरह से सामूहिक प्रतिनिधान भी आवश्यक है। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं प्रथाएं, कानून, रीति रिवाज, धर्म आदि सभी के प्रभावपूर्ण बनने से समाज में समूह कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है और नियंत्रण बना रहता है। यानी दुर्खिम परिवार और गांव के बने रहने में ही सामूहिक कल्याण को सुरक्षित मानते हैं। वर्तमान समय में औद्योगिकरण क्रांति के कारण श्रम विभाजन पैदा हुआ। श्रम विभाजन के कारण अनेक हित समूहों का निर्माण हुआ जो परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। स्वार्थों, उद्देश्यों, मूल्यों और भावनाओं के अलग अलग होने का कारण ये समूह अपने को ही एक दूसरे से पृथक समझते हैं या समझने लगे हैं। ऐसी दशा में समाज का अनियंत्रित होना स्वाभाविक है। समाज की इस अनियंत्रित स्थिति का समाधान सामूहिक प्रतिनिधानों के माध्यम से ही किया जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधान उन भावनाओं, विचारों, विश्वासों और व्यवहारों को कहते हैं जिन्हें समूह के सभी व्यक्ति मानते हैं। जब समाज में सामूहिक प्रतिनिधानों का प्रभाव बढ़ता है तो निजी स्वार्थ की भावना निर्बल हो जाती है और साथ ही व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि उसके व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में सामूहिक कल्याण अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सामूहिक प्रतिनिधान का प्रभाव व्यक्ति के स्वार्थी या फिर समाज विरोधी व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो सामूहिक प्रतिनिधान सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन है जो हित समूह के प्रभाव को कम करके सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। अब हम समाजशास्त्री पार्सन्स के द्वारा सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को समझेंगे। ये अमेरिकी समाजशास्त्री पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण संबंधित अपने विचार अपनी कृति द सोशल सिस्टम में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों को, साधनों और साथ ही प्रक्रियाओं का उल्लेख किया कि किस तरह से इसके साधन और प्रक्रिया होता है। उनका मानना है कि सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति और समूह के समाज विरोधी व्यवहार को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे कि समाज के संगठन और अखंडता को नष्ट होने से बचाया जा सके। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज में एक दूसरे के अंतःक्रिया करते हैं। इस अंतःक्रिया के दौरान ही कुछ क्रियाएं और कार्य करने के ढंग अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकृत या मान्य हो जाते हैं। ये स्वीकृति व्यवहार ही सामाजिक संस्थाओं का रूप धारण कर लेते हैं। ये संस्थाएं ही समाज में अलग अलग क्रियाओं और संबंधों को सुव्यवस्थित बनाए रखती है। ये समाज में संतुलन बनाने में सहायक होती है और संघर्ष के अवसर को टालती है। लेकिन जब इन संस्थाओं का प्रभाव घटने लगता है तो समाज में विघटन की प्रवृत्ति पनपने लगती है। संस्थाएं समाज में दो प्रकार के नियंत्रण रखती है। पहला, संस्थागत समय सारणी तय करके, यानी कि संस्थाएं व्यक्ति को यह निर्देशित देती हैं कि कौन सा कार्य किस समय किया जाना चाहिए। दूसरा, संस्थागत प्राथमिकताएं बताकर, यानी कि संस्थाएं व्यक्ति को ये भी बताती हैं कि कौन सा कार्य पहले किया जाना चाहिए और कौन सा बाद में। इस प्रकार से पार्सन्स के अनुसार संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का आधार हैं और संस्थाओं को प्रभावपूर्ण बनाए रखना सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक नियंत्रण की यह संस्थागत विधि सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान समाज में सदैव चलती है। अंतःक्रिया के दौरान लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थागत तरीकों से आचरण करें। संस्थाओं को ही सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन मानते हैं। इस तरह से पार्सन लिखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के आधारभूत साधन संस्थागत रूप से ही संगठित सामाजिक व्यवस्था की अंतःक्रियाओं में ही पाए जाते हैं। लेकिन समाज में संस्थागत साधन नियंत्रण बनाए रखने में हमेशा से सफल रहे ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अन्य प्रकार के साधनों की भी आवश्यकता महसूस की जाती है समाज में और होती भी है। देखिए, नियंत्रण के अन्य साधनों में पार्सन्स ने इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि धार्मिक संस्थाएं और द्वैतिक संस्थाएं, साथ ही
अवरोधन, पृथक्करण, दंड, उत्पीड़न, विरोध और साथ ही पुरस्कार आदि इन चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया। उनका मानना है कि अवरोधन के साधन द्वारा शक्तिशाली समूह को परस्पर संपर्क में आने से रोका जाता है, जिससे कि उनमें खुले रूप से संघर्ष पैदा न होने पाए। दूसरे शब्दों में अवरोधन के द्वारा संघर्ष के अवसरों को टाला जाता है। पृथक्करण के द्वारा नियंत्रण करने के लिए संघर्ष तत्व को पहले से ही समाज में पृथक रखा जाता है, जिससे कि समाज के सदस्य उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को ढाल सके, ताकि समाज का सामान्य संगठन और संतुलन बना रहे। देखिए, इसके अतिरिक्त संस्थागत व्यवहारों या सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने वाले को समाज पुरस्कार देते हैं और साथ ही विपरीत व्यवहार करने वालों को दंड व्यवस्था देते हैं। इस तरह से पार्सन्स का ये मानना है कि प्रत्येक समाज में समाज विरोधी व्यवहार को रोकने की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला, कुछ ऐसे साधन होते हैं जो समाज विरोधी प्रविधियों को अधिक बढ़ने से पहले ही कुचल देते हैं। दूसरा, समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के प्रभाव से दूसरे व्यक्तियों को बचाने का काम करते हैं या बचाया जाता है। तीसरा, द्वैतिक प्रतिरक्षा द्वारा समाज विरोधी प्रविधियों को विरोधित दिशा में मोड़ दिया जाता है, यानी जो कुप्रविधियों या सुप्रविधियों में बदलने का प्रयास किया जाता है, यानी जो बुराइयां समाज में फैल रही है उनको रोक कर उन्हें सुधारा जाता है।